जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजय जाटव। हमने इससे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था, उसके बाद में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा था। आज हम हमारी तीसरी क्लास में मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, दोस्तों मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। दोस्तों, यह क्लास कॉन्सेप्चुअल होगी, जिसमें बताना चाहता हूं कि इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? 7 भागों में। वो 7 भाग कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार के बाद आगे बढ़ते हैं रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार के बाद आगे बढ़ते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी का पठार। फिर आगे बात करते हैं सतपुड़ा का पठार। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को भौतिक विभाजन के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7। कई लोग इसको 10 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा वाला पठार है उसको 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि सतपुड़ा का पूर्वी पठार, सतपुड़ा का पश्चिमी पठार, सतपुड़ा का मध्य पठार। इस कारण से 10 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। अब मैं आपको मध्य प्रदेश का चित्र बनाता हूं और बताता हूं कि किस प्रकार से कौन सा भाग कितना बांटा गया है। ये मध्य प्रदेश का पठार है, ये मध्य प्रदेश है। इसमें मध्य प्रदेश के पठार का हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। ये जो मध्य भारत का पठार हुआ, ये मालवा का पठार हुआ, ये बुंदेलखंड का पठार होगा, ये रीवा पन्ना का पठार होगा, ये बघेलखंड का पठार होगा, ये सतपुड़ा का पठार होगा। ठीक है दोस्तों, और ये नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, मध्य भारत का पठार,
मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा का पठार। अब पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो पठार है कितने प्रतिशत भाग में इसका विस्तार है। अगर हम मान के चलें कि मध्य प्रदेश को अगर 100% भाग अगर मान के चले, मध्य प्रदेश को कितना भाग 100%, तो हम 100% के आधार पर बांटते हैं मध्य प्रदेश के इस मध्य भारत के पठार को, मालवा के पठार को, बुंदेलखंड के पठार को, रीवा पन्ना, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा का पठार। तो भाई अगर आप मध्य भारत के पठार की बात करें तो ये 100% से कितना प्रतिशत है, अगर 100% मान के चले तो 10.7% भाग। ठीक है दोस्तों, भाई बात करें कि बुंदेलखंड का पठार कितने प्रतिशत भाग में विस्तार है, 7.7% भाग में। कितने भाग में? और भाई रीवा पन्ना पठार की बात करें तो ये कितने भाग, 10.36% भाग में विस्तार है इसका। भाई बघेलखंड की बात करें तो ये टोटल 7% भाग में इसका विभाजन है। भाई अगर मैं बात करूं मालवा के पठार की तो इसका विस्तार है लगभग 28% भाग। भाई नर्मदा सोन घाटी की बात करूं तो इसका विस्तार 26% भाग। भाई सतपुड़ा की बात करूं तो 11% भाग में है इसका विस्तार। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर कभी कभी इस जैसे कि विस्तार से बात करने की बात आती है कि मालवा के पठार की जलवायु किस प्रकार की है, मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। यहां से पूछा जाता है मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है, जो मालवा का पठार है उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, फसल पूछ ली जाती है। एक्सपायरेट जो भी होता है वो यहीं से क्वेश्चन बनने का ज्यादातर प्रयास किया जाता है। कौन सी फसल है, कौन सी जलवायु है। इसी तरह से जैसे कि अगर हम बात करें कि मध्य भारत के पठार की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, चलो स्टार्टिंग करते हैं मध्य भारत के पठार से। ठीक है दोस्तों, मध्य भारत के पठार। ठीक है दोस्तों, मध्य भारत के पठार में हम क्या पढ़ेंगे, स्थिति की बात करेंगे, किस अक्षांश रेखा पर स्थित है, किस देशांतर रेखा पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति कहां पर है। बात करेंगे क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल क्या है, कितना है, कितने परसेंटेज भारत में फैला हुआ है। बात करेंगे निर्माण की, इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन सी चट्टानों से हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत। बात करेंगे जलवायु की, वर्षा की बात करेंगे, वन की बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे, फसल की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे और कुछ विशेष संदर्भ की बात करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं इसकी स्थिति की, यानी ये कहां पर स्थित है। अब जैसे कि मैं बात करता हूं, जब याद तो अपन कर नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश को उत्तर पश्चिम में तो स्थिति है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। छोटा सा मानचित्र बनाते हैं, फिर समझते हैं, क्योंकि तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। ये मालवा का पठार है, तो इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना। जैसे कि ये दिशा होती है, ये उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उसी आधार पर इस दिशा में अवस्थित है, ठीक है। क्या मालवा का पठार किधर स्थित है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में, जैसे कि मैं बात करूं 24 डिग्री अक्षांश से 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और वहीं तथा 74 डिग्री 50 से 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। ऐसा तो याद नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति, इसलिए सामान्य बात करते हैं अपन, सामान्य स्थिति के आधार पर कि इसकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम, ठीक है ना भैया। क्या है? उत्तर पश्चिम, ठीक है। स्थिति की बात हो गई, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। वैसे क्षेत्रफल भी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हम परसेंटेज में बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है मध्य भारत के पठार का? 10.7% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, ठीक है ना। बात निर्माण की बात करते हैं, निर्माण की। निर्माण में क्या पढ़ेंगे, यानी इसकी संरचना किस प्रकार से बनी, कैसे बनी, कारण क्या था। तो भाई हम निर्माण की बात करते हैं, तो इसका निर्माण किससे हुआ है? विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपण से। किससे? विंध्य शैल समूह के अपरदन प्लस नदियों के निक्षेपण से। अब देखो नदियों का निक्षेपण क्या होता है और विंध्य शैल समूह के अपरदन, यानी अपरदन क्या होता है? शैलों का अपरदन का मतलब होता है साल प्रति साल या कई वर्षों में, लाखों हजारों साल, हजारों सालों, लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों बाद अगर किसी मिट्टी का कटाव हो जाए किसी कारणवश, या फिर उसका अपरदन हो जाए, यानी किसी कारण से उस जमीन का निखार आ जाए, वो अपरदन कहलाता है। यानी उस मिट्टी का जैसे नदी, हवा, वायु या जल और क्या बोलते हैं अपरदन, हाँ यही अपरदन कहलाता है। यानी अपरदन किसी भी कारण से हो सकता है, कैसे भी अपरदन हो, अगर वहां की स्थिति में परिवर्तन आया तो अपरदन है, और निक्षेपण के माध्यम से भी स्थिति परिवर्तन आएगा। जैसे कि नदियां कई प्रकार के अपसाद अपने साथ में लेकर आती हैं और एक विशेष जगह में छोड़कर चले जाती हैं, वो निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। निर्माण की बात हो गई। अब निर्माण के बाद हम बात करते हैं जिले, यानी मध्य भारत के पठार के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे। अब जिलों में बात करते हैं, नीमच आएगा, श्योपुर आएगा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। क्या? नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और क्या आएगा? शिवपुरी, ठीक है। भाई आगे बात करते हैं, तो अब जलवायु की बात करते हैं, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें बात करें जलवायु की, तो इसमें विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी? विषम प्रकार की जलवायु, ठीक है दोस्तों। अब विषम जलवायु क्या होती है कि गर्मियों में अधिक गर्म और ठंडों में
अधिक ठंड, गर्मियों में अधिक गर्म और ठंडों में अधिक ठंड पाई जाती है यहाँ पे विषम जलवायु। ठीक है ना दोस्तों, विषम जलवायु इसे कहा जाता है, गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडों में अधिक ठंड पाई जाती है। वहीं अब बात करें वर्षा की, यहाँ पे वर्षा कैसी पाई जाती है? इस क्षेत्र में औसतन वर्षा लगभग 50 से 75% के आसपास होती है, अतः के अत्यधिक अर्थात है अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी अल्प यानी कम वर्षा। ठीक है ना दोस्तों, अल्प, ठीक है ना, वर्षा कितनी 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, अल्प वर्षा, ठीक है ना। बात वर्षा की हो गई, अब वन की बात करते हैं। क्या भाई, अगर बात करें वन की तो इसमें वन शुष्क एवं कटीले, शुष्क एवं कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे? शुष्क एवं कटीले, यानी इस क्षेत्र 50% के से 75% के बीच में अगर झांकी जलवायु होगी ना, वर्षा कम होगी ना, है ना, झांकी विषम जलवायु होगा, वहां पर शुष्क एवं कटीले वन ही पाए जाते हैं। वो पर्णपाती होते हैं, यानी वे अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है ना, क्या शुष्क, क्या शुष्क और कैसे कटीले, शुष्क कटीले पर्णपाती वन। कैसे वन? शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे कि खैर, बबूल और पलाश। उदाहरण में लिख दो, खैर, बबूल, पलाश। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। वन हो गया, वन के बाद क्या मिलेगा इसमें? मिट्टी। इसमें मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? अब बात मिट्टी की करें तो इसमें जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जलोढ़ इसलिए क्योंकि यहाँ से नदियां, कई सारी नदियां निकलती हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जल के माध्यम से लुढ़क के एक जगह से दूसरी जगह उस मिट्टी का आवागमन होता रहता है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी पाई। और कछारी, क्योंकि जब यहाँ से नदियां निकलेंगी तो कुछ कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे नदियों का जल स्थिर रहेगा, तो वो स्थिर रहेगा तो उस जो स्थिर वाला जल नीचे जाएगा धीरे धीरे, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से जाएगा? ये क्या बोलते हैं, अवतरण के माध्यम से, अवतरण के माध्यम से धीरे धीरे नीचे जल जाएगा, तो वहां की मिट्टी कैसी मिलाई? कछारी। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ व कछारी मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं फसल की। यहां पर फसल पर बात करते हैं, यानी कौन कौन सी फसलें यहां पर उपजाई जाती है। कौन कौन सी फसल होती है? सरसों, ज्वार, तिल और गेहूं। कौन कौन सी? सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं। ठीक है दोस्तों, फसल तो सारी होती है, लेकिन विशेष फसल यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं। ठीक है, अब बात करते हैं नदियों की, यानी यहां पर नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती है? यहां से नदियों में चंबल नदी, सिंध नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, क्वारी और शीत। चंबल, क्या? चंबल नदी, सिंध, काली सिंध, चंबल, सिंध, काली सिंध और पार्वती, क्वारी,
क्वारी और सीप। ठीक है दोस्तों, ये आपकी नदियां पाई जाती हैं, यहां से नदियां निकलती हैं, है ना। और भाई अगर विशेष बात करें, यहां पर विशेष क्या मिलता है, मध्य भारत के जो पठार है ना, इसको क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी, सरसों की हांडी, सरसों की हांडी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, है ना। यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र, कैसा, बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र कैसा है, बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मध्य भारत के पठार को पढ़ लिया। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्सों के किसी अगर एग्जाम नजदीक आ जाता है तो रिवीजन नहीं होगा। कितना पढ़ोगे आप बड़ी बड़ी किताबों को, इसलिए अपने को शॉर्ट नोट्स बनाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भाई अब बात करते हैं आगे बुंदेलखंड के पठार की, किसकी, ये वाले क्षेत्र की। बुंदेलखंड का बुंदेलखंड का पठार, स्थिति इसकी मध्य भारत का जो पठार है उसके, ये मध्य भारत का पठार है ना, इसके पूरब में, ठीक है, मध्य भारत का पठार है, पूरब में ये रीवा पन्ना का पठार है, इसके पश्चिम में, ठीक है ना, और ये नीचे क्या है, नर्मदा सोन घाटी की उत्तर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, स्थिति मध्य भारत के पठार के पूर्व में बा रीवा पन्ना पठार के पश्चिम में तथा नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में अवस्थित। ठीक है दोस्तों, स्थिति हो गई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल इसका वाल कितना है, 7.7% क्षेत्रफल। कितना है, 7.7% क्षेत्रफल में, कितने में है, 7.7% क्षेत्रफल में। अब जिलों की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, जिलों की बात करते हैं, दतिया, सागर, अशोकनगर, कौन कौन से, दतिया, सागर, अशोकनगर, दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, ठीक है दोस्तों।
जिले हो गए। अब जलवायु की बात करते हैं। जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। कैसा? ग्रीष्म में अधिक गर्म और शीत में अधिक ठंड। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है, यानी गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडों में अधिक ठंड पाई जाती है। अब बात करते हैं वर्षा की। किसकी बात करते हैं? वर्षा की। वर्षा में इसकी औसतन वर्षा लगभग कितनी पाई जाती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। कितने से? 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब बात करते हैं वन की। वन इसमें कैसे पाए जाते हैं? तेंदुपत्ता वन, बराबर, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता, महुआ बबूल, महुआ बबूल, तेंदुपत्ता, महुआ बबूल, खैर, नीम आदि। ठीक है। वन में तेंदुपत्ता, महुआ बबूल, खैर, नीम आदि। ठीक है। अब बात करते हैं मिट्टी की। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी में बात करते हैं, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कैसी? मिश्रित। मिश्रित कैसी होती है? लाल और काली मिट्टी का मिश्रण होता है। लाल प्लस काली मिट्टी का मिश्रण होता है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं फसल की। फसल कैसी होती है? फसल कैसी होती है? गेहूं की होती है, ज्वार की होती है, तिल की होती है। गेहूं, ज्वार, तिल। ठीक है। काय काय की गेहूं, ज्वार, तिल। ठीक है। अब बात नदियों की करते हैं। ये नदियां कौन कौन सी यहां से प्रभावित होती है? बात नदियों की करें तो इसमें बेतवा, सिंध, धसान, कौन कौन सी? बेतवा, सिंध, धसान, बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी। ठीक है। सिंध। ठीक है। अब बात करते हैं खनिज की। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? ठीक है। खनिज में हीरा व चूना पत्थर। क्या? हीरा और चूना पत्थर। ठीक है। हीरा व चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है ना। अब बात करें आगे की। इसमें अपन बात करते हैं विशेष। विशेष क्या है? विशेष, विशेष में क्या पढ़ेंगे? बुंदेलखंड का जो पठार है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऐसे बात करते हैं। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की। कहां? काय की? सिद्ध बाबा, जो दतिया में स्थित है। काय की? सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सिद्ध बाबा। ठीक है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1172 मीटर। ठीक है। और बात करें बुंदेलखंड की गंगा, यानी बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। किसकी? बुंदेलखंड की गंगा किसको कहा जाता है?
बेतवा नदी को। याद रखना, एक हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बुंदेलखंडी गंगा किस नदी को कहा जाता है? बेतवा नदी को। ठीक है ना भाई। बात करें मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कैसा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये हो गया बुंदेलखंड का पठार हो गया, इसमें पर्याप्त है लगभग सारे मध्य प्रदेश के जो भौतिक स्थिति के आधार पर पठार है उनमें लगभग संरचना यही बनेगी सब। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, किसकी? मालवा के पठार की। किसके पठार की? मालवा का, मालवा का पठार। अब बात करें मालवा के पठार की, बात करें तो जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार कितना है? 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, और तथा इसकी बात करें 74 डिग्री 20 मिनट से, कितना? 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना? क्या विस्तार सर कितना याद रखना? विस्तार में क्या जो मध्य भारत का पठार है ना, मध्य भारत का पठार मालवा के, मालवा नहीं, मध्य भारत का पठार मध्य भारत के इधर पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना? चलो ऐसा करते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिम में ठीक है, और मध्य भारत के पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित। ठीक है, जो मध्य भारत का पठार इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना विस्तार। अब बात करें क्षेत्रफल की, कितना है? मध्य प्रदेश के संपूर्ण भाग का 28%। कितने में? 28% क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है इसका? परसेंटेज में 28%। और अब निर्माण की बात करें, निर्माण में दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, दक्कन ट्रैप की लावा, क्या? दक्कन ट्रैप की लावा और बेसाल्ट चट्टान, दक्कन ट्रैप की लावा व बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा बेसाल्ट चट्टान से होता है। ठीक है ना, इनके टूटने से। अब प्रमुख जिले की बात करें, जिले जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत? इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम,
ठीक है, जलों की बात हो गई। अब जलवायु की बात करते हैं। किसकी? जलवायु। जलवायु में इसकी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी? समशीतोष्ण। कैसी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड। गर्मी में कम गर्म, ठीक है ना, उस शीत में भी कम ठंडी पाई जाती है। गर्मियों में कम गर्मी लगती है, शीत ऋतु में भी और शीत मौसम में भी कम ठंड लगती है। यानी ठंडों में कम ठंड लगती है, गर्मी में कम गर्मी लगती है, इसलिए समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना, ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है ठंडों में, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों में। ठीक है, बात करें हम वर्षा की। किसकी? वर्षा। वर्षा इस क्षेत्र में 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वन होते हैं यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन। कैसे वन कैसे मिलते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। कैसे? शुष्क पर्णपाती वन होते हैं यहाँ। जैसे कि बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता। बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता। बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता वन पाए जाते हैं। मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? काली मिट्टी। ठीक है ना, मिट्टी हो गई। मिट्टी के बाद फसल की बात करें तो फसल में सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार। सोयाबीन, कपास, गेहूं, मूंगफली, गेहूं, मूंगफली, ठीक है ना, तथा यह ज्वार। ठीक है ना, प्रमुख फसलें पाई जाती है। सोयाबीन, कपास, गेहूं, मूंगफली और ज्वार। बात नदियों की बात करते हैं। किसकी? इस क्षेत्र में नदियां। ठीक है, नदियों की बात करें तो चंबल, छिप्रा, चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान और माही। ये वही माही है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, कौन सी माही? कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, नदियों की बात हो गई। अब विशेष संदर्भ में बात करते हैं। विशेष संदर्भ में, विशेष में ध्यान। विशेष क्या है? मालवा के पठार में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। 28% भाग में फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कहां का? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र, यह भौगोलिक भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश का। इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। क्या? गेहूं की दलिया क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के पठार की मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, यानी बीचों बीच से। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भाग कौन सा है
जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो जिसमें फटाके से आपको आंसर लगा देना है कि मालवा का पठार है जिसके मध्य से क्या कर्क रेखा गुजरती है, हमने पढ़ा है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, बात करें मालवा के पठार की चोटियां, चोटियां शिवार 881 मीटर, ठीक है ना। कौन सी शिवार की है 881 मीटर शिवार की है, और एक है जाना पाव, क्या जाना पाव, जाना पाव की ऊंचाई कितनी है 854 मीटर, कितनी 854 मीटर, ठीक है ना। बात करते हैं धजारी है, धजारी 810 मीटर है, धजारी 810 मीटर ऊंची चोटी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तीन चोटियां होंगी, सवारी की चोटी 881 मीटर, जनाबाब की 854 मीटर और धजारी 810 मीटर इसकी क्या ऊंचाई। जो गया मालवा का पठार। आगे बात करें रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं, ठीक है। किसकी, रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं। रीवा पन्ना के पठार में विशेष क्या है, रीवा पन्ना के पठार में विशेष। अब जैसे कि रीवा पन्ना के पठार की स्थिति की बात करते हैं, स्थिति कहां है, ये है रीवा पन्ना का पठार, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार की अगर बात करें तो इसकी पहली स्थिति वही जो प्रक्रिया हम पहले से करते आ रहे हैं। स्थिति की बात करें, ये बुंदेलखंड के पठार, बुंदेलखंड के पठार, बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना, बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना। बघेलखंड के पठार की उत्तर पश्चिम में स्थित है, किसके में, बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में, और वहीं बघेलखंड पठार की उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। क्या बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। वहीं बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार के किसमें, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है। और अगर अपन अक्षांश और देशांतर रेखा की बात करें तो इसका विस्तार 23 डिग्री, कितना 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 4 मिनट से 74 डिग्री 78 डिग्री 8 मिनट से, कितना 78 डिग्री 8 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका विस्तार क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग लगभग कितना है इसका, मध्य प्रदेश का 10.36%, कितना 10.36%, कितना है 10.36%, ठीक है। बात निर्माण की बात करें, अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण, ठीक है ना, विंध्य शैल समूह के अपरदंश हुआ है, किससे, विंध्य शैल
समूह के अपर्दन, बंधन समूह के अपर्दन से हुआ इसका निर्माण। बात जिले की बात करें, कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, इसके अंतर्गत जिलों में रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। रीवा, पन्ना, उमरिया, क्या, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, सतना, सतना, ठीक है, सतना और दमोह, ठीक है, प्रमुख जिले आते हैं। अब जिलों की के बाद हम बात करते हैं जलवायु की। किसकी? जलवायु। इसमें जलवायु कौन कौन सी पाई जाती है? क्या? जलवायु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में क्या? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, क्या? ग्रीष्म ऋतु में कैसी? साधारण, ना कम ना ज्यादा। चलो ऐसा करते हैं, ना तो अधिक ना कम, ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना। और वहीं शीत ऋतु की बात करें, शीत ऋतु में क्या? कम ठंड पाई जाती है। ठंडों में कम ठंड पाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अधिक ठंड और अधिक गर्मी पाई जाती है, ठीक है ना। इसकी जलवायु। वन की बात करते हैं, किसकी? वन की, ठीक है ना। अगर वनों की बात करें तो इस क्षेत्र में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर, क्या? बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर, बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर, ठीक है। बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिट्टी की। किस चीज की? मिट्टी की बात करें तो इसमें मिट्टी कैसी? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लाल और काली। मिश्रित, कैसी? मिश्रित मिट्टी, लाल प्लस काली, ठीक है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है ना। भाई बात करें नदियां की, क्या? नदियां, नदियां कौन कौन सी प्रभावित होती है यहां से, ठीक है ना। नदियां टॉन्स कैन बी हर्ड, टॉन्स कैन बी हर्ड, टॉन्स कैन बी हर्ड। महाना, बिछिया, महाना, बिछिया, ठीक है। महाना, बिछिया, टॉन्स कैन बी हर्ड, महाना, बिछिया, ठीक है। अब बात करते हैं फसल की। किसकी? फसल की बात करें तो इसमें फसल कैसी? फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं की होती है, चावल की होती है और तिल की होती है। गेहूं, चावल, तिल, कैसी? गेहूं, चावल और तिल, ठीक है ना। भाई बात करें खनिज की। खनिज, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? चूना पत्थर, गैरो, चूना पत्थर, पत्थर, गैरो और हीरा, क्या? चूना पत्थर, गैरो, गैरो भाई, गैरो, गैरो, चूना पत्थर, गैरो और हीरा, ठीक है। अब विशेष क्या है इसमें? रीवा, पन्ना के पठार में विशेष, ठीक है। अब इसमें विशेष की बात करें, इसे विंध्य कवारी या स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। इसे विंध्य कवारी या स्कार्पलैंड, अन्य नाम। विंध्य कवारी या स्कार्पलैंड,
लैंड, क्या विंध्य कगारी या एस्कार्पमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुडविल या सर्वभावना चोटी, कौन सी? सबसे ऊंची चोटी गुडविल या सद्भावना। ऊंचाई कितनी? 752 मीटर। कहां स्थित है? दमोह। कहां? दमोह में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जवेरा गुंबद, कौन सी? जवेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही आती है। कौन सी? कौन सी? जवेरा गुंबद, बहुत बड़ी गुंबद है, आप एक बार देख के जाना दोस्तों। कौन सी? जवेरा गुंबद। यहां पे क्या स्थित है? जवेरा गुंबद कहां स्थित है? दमोह में, ठीक है। जवेरा गुंबद स्थित है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। किसकी? नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं। किसकी? नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी की बात करें, वही स्थिति। पहले क्या पढ़ेंगे? स्थिति। पहले अगर बात स्थिति की करें तो इसकी स्थिति क्या है? मालवा तथा रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में, किसके में? मालवा और जो रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में ये है। मालवा और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, उसके उत्तर में स्थित है। जो सतपुड़ा है इसके उत्तर में, ठीक है ना। रीवा पन्ना के दक्षिण नहीं, रीवा पन्ना बा मालवा के दक्षिण में बा सतपुड़ा के उत्तर, ठीक है। सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति। और भैया अक्षांश और देशांतर रेखा की बात करें तो 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट, कितना? 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री से कितना? 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है, ठीक है। अब बात करें क्षेत्रफल की, किसकी? क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 26% भाग। टोटल कितना है? 26%, ठीक है ना क्षेत्रफल। और भाई निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, दक्कन ट्रैप और किसकी? धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से। जो दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप की धारवाड़ व विंध्यक्रम की चट्टानों से, ठीक है। दक्कन ट्रैप की धारवाड़ और विंध्य की चट्टानों से हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब बात करें जिले, ठीक है। जिले कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर,
रायसेन। क्या? जबलपुर, नरसिंहपुर और नरसिंहपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, हरदा, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। रायसेन, सीहोर और रायसेन। ठीक है। जिलों की बात अब बात करते हैं जलवायु की। किसकी? जलवायु। ठीक है। बात जलवायु की करें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड। क्या? ग्रीष्म ऋतु में क्या? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और जबकि शीत ऋतु में साधारण ठंड। कैसी? साधारण ठंड। ठीक है ना कम ना ज्यादा। ठीक है ना, साधारण ठंड पाई जाती है। ठीक है ना। अब बात वर्षा की करते हैं। कैसी? वर्षा की। बात वर्षा की करें तो वर्षों में कैसे इसमें औसतन वर्षा 75 से कितना? 75 से 125 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है। कैसी वर्षा होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। और नदियों की बात करें तो इसमें नदियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? नर्मदा, तवा, हिरण, सेर, हथनी, शक्कर, दूधी। इस प्रकार से कई नदियां पाई जाती हैं। नर्मदा, तवा, हिरण, दूधी, शक्कर, नर्मदा, तवा, हिरण, दूधी, शक्कर। ठीक है ना। हथनी, कौन सी? हथनी आदि प्रमुख नदियां पाई जाती हैं। नदियों पर वन की बात करें, किसकी? वन की। तो वन इसमें सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस। क्या? सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस। ठीक है। सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस। ठीक है। वन हुए। वन के बाद मिट्टी की बात करते हैं। कैसी? मिट्टी की बात करते हैं। कैसी मिट्टी पाई जाती है? ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है ना के पश्चिम में, नर्मदा घाटी क्षेत्र के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी और पूर्व में लाल मिट्टी पाई जाती है। इधर काली मिट्टी। कैसी? इधर कैसी मिट्टी? काली मिट्टी और उधर लाल मिट्टी। कैसी? लाल। क्यों काली मिट्टी इसलिए पाई जाती है इस क्षेत्र में? क्यों? क्योंकि मालवा क्षेत्र की काली मिट्टी पाई जाती है। इस चक्कर में मालवा क्षेत्र की मिट्टी यहाँ तक फैली हुई है, इसलिए यहाँ के कुछ अंश पाए जाते हैं काली मिट्टी के, कुछ का बहुत सारे अंश पाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती थी, इसमें रियो पन्ना पठार और बघेलखंड के पठार इनमें मिश्रित मिट्टी। इस चक्कर में यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी मिश्रित में काली और लाल मिट्टी, इस चक्कर में लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है। कैसी मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली और लाल मिट्टी। काली पश्चिम में और लाल पूर्व में। ठीक है। मिट्टी हो गई। मिट्टी के बाद फसल। किसकी बात करें? मिट्टी के बाद फसल। अगर फसल की बात करें तो फसल कपास, मूंगफली, कपास, मूंगफली, गेहूं और चावल। क्या? कपास, मूंगफली, कपास, मूंगफली, ये पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। कैसी? कपास और मूंगफली पश्चिमी भाग में
ठीक है ना, कपास और मूंगफली पश्चिमी भाग में, और वहीं गेहूं और चावल, गेहूं और चावल पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में पाए जाते, उस साइड वाले में उधर गेहूं चावल और उधर क्या, कपास और मूंगफली, ठीक है ना। अब खनिज की बात करें, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, खनिज कौन कौन से मिलते हैं, खनिज में चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी, क्या, चूना पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, ठीक है। अब बात करते हैं विशेष क्या है इसमें, ठीक है। विशेष में बात करें, नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, किसकी, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसको, नर्मदा सोन घाटी को, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक भाग है, कैसा, मध्य प्रदेश का निचला प्राकृतिक भाग, कैसा, मध्य प्रदेश का निचला प्राकृतिक भाग कहा जाता है इसको। बात करें आगे, अब बात करते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, किसकी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, किसकी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करते हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इसको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, ठीक है। एक ऐसा है पश्चिमी, पश्चिमी, ठीक है ना, श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत क्या आएगा, पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत आएगा राजपीपला, क्या, राजपीपला, पीपला एक भाग है पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत, यहाँ पे, ठीक है, राजपीपला की चोटी, ठीक है ना, काय की राजपीपला, जो कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर, ठीक है, क्या, राज पीपला की चोटी, है ना, क्या, राजपीपला की चोटी, ठीक है। बात करें मध्य श्रेणी के अंतर्गत, मध्य श्रेणी, मध्य श्रेणी के अंतर्गत आई महादेव की चोटियां, महादेव की चोटी आएगी इसमें, ठीक है ना। ये कहां का स्थित है, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है भाई। पूर्वी श्रेणी की बात करते हैं, पूर्वी श्रेणी, पूर्वी श्रेणी की चोटी कौन सी है, मैकाल श्रेणी, कौन सी, मैकाल श्रेणी, कैसी, मैकाल श्रेणी, ठीक है ना। विस्तार बात करें मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, ठीक है। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आएगी, महाराष्ट्र के अंदर आएगी, मध्य, और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश गुजरात के अंदर आएगी वाली, ठीक है। अब बात करते हैं
स्थिति सप्रमिकल श्रेणी की स्थिति, स्थिति, ठीक है। स्थिति में क्या करेंगे, सप्रमिकल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। किसके? नर्मदा घाटी के दक्षिण में, नर्मदा घाटी के दक्षिण में, ठीक है, नर्मदा घाटी के दक्षिण में, ठीक है ना। अब इसका विस्तार बात करें, चांद्र देशांतर में इसका विस्तार है 21 डिग्री 30 मिनट से, कितना? 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से, कितने? 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। अगर याद करना हो तो कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप ये फैक्टरों को इतना फैक्टरों को याद नहीं कर सकता, मत करना, छोड़ देना, आते ही नहीं तुम्हें। बात क्षेत्रफल की बात करें इसकी की, तो क्षेत्रफल इसका कितना है? 11%, कितना? 11% क्षेत्रफल, ठीक है ना। भाई बात करें जलवायु की, इसकी बात जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में साधारण ठंड और शीत ऋतु में अधिक ठंड। ग्रीष्म में साधारण, ग्रीष्म में साधारण और शीत में कैसी? ग्रीष्म में साधारण, ठीक है ना, और शीत में अधिक ठंडी, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में साधारण, ना कम ना ज्यादा, और वहीं शीत ऋतु में यानी ठंडों में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। इसकी जलवायु। निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कैसे हुआ? दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। किसकी? दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ, ठीक है, दक्कन ट्रैप चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ में हुआ इसका निर्माण, ठीक है ना। अब जिले बात करते हैं, इसके जिले, ठीक है ना। बात जिलों की जाए तो इसमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और, ठीक है ना, बुरहानपुर और बड़वानी आती। बालाघाट, सिवनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, खंडवा, खरगोन, क्या? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, ठीक है। भाई बात करें जिलों के बाद वर्षा की, वर्षा कैसी पाई जाती है? वर्षा की बात करें, पश्चिम भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक, कितनी? 75 से कितनी? 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। और भाई बात करें नदियों की, किसकी? नदियां, नदियां कौन कौन सी पाई जाती है? काली सिंध, नदियां की बात करें, ताप्ती, बैनगंगा, सक्कर, तूदी, पेंच, बरधा, बावनथड़ी। ताप्ती, बैनगंगा, ताप्ती, बैनगंगा, ताप्ती, बैनगंगा, कौन सी? ताप्ती, बैनगंगा, सक्कर, दूधी, ताप्ती, बैनगंगा, सक्कर, दूधी, पेंच, बरधा, और एक है बावनथड़ी, ठीक है। ताप्ती, बैनगंगा, सक्कर, दूधी, पेंच, बरधा, बावनथड़ी, ये प्रमुख
नदियां हैं इसमें। और वही बात करें मिट्टी की, किसकी? मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र में कैसी छिछली काली मिट्टी व लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कैसी? छिछली काली व लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना? छिछली काली मिट्टी व लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बात करें आगे की, इसमें आगे बात करते हैं तो इसका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है। किसकी? अब बात करेंगे पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार की। जैसे पूर्वी पठार कह रहे हैं इसको बघेलखंड के पठार को, वैसे ही अपन पश्चिमी पठार किसको कह रहे थे? मालवा के पठार को। किसको? मालवा के पठार को, ठीक है। ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार कौन सा है, मध्य पश्चिमी कौन सा है, इसका दक्षिणी कौन सा है, मध्य प्रदेश का उत्तरी कौन सा है। उत्तरी मध्य भारत का पठार है, दक्षिणी ये हमने पढ़ रहे हैं सतपुड़ा का। किसकी बात करें? पूर्वी या बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड का पठार कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये, ठीक है। बात करते हैं इसकी स्थिति की। स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है ये। किसमें? पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है ना। इसका अक्षांशीय विस्तार, अगर बात करें इसके अक्षांशीय विस्तार की तो 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। क्या? पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है ना। इसका विस्तार पढ़ना, उलट लेना आप, ठीक है ना। और भाई क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना? टोटल का 7%, 100 का 7%, ठीक है ना। भाई बात करें निर्माण की, निर्माण कैसे हुआ इसका? निर्माण की बात करें तो ये आद्य महाकल्प के सेल समूह से हुआ है। किसके सेल समूह थे? आद्य महाकल्प के सेल समूह, आद्य महाकल्प के सेल समूह से, ठीक है। निर्माण इसका। और भाई जिलों की बात करें, जिलों की बात करें तो इसमें लगभग जिले आते हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। क्या? सिंगरौली, सीधी, और क्या? रीवा, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल, ठीक है ना जिले। अब बात जलवायु की बात करें तो इसमें जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? तो इसमें जलवायु पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंड। ग्रीष्म में साधारण, ठीक है ना, और शीत में अधिक ठंड पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण, शीत में अधिक पाई जाती है, ठीक है। वहीं वर्षा की बात करें वर्षा इसमें मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। कैसा? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, ठीक है ना। कैसा? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। इसमें लगभग कितना? 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। और भाई बात करें नदियों की,
नदियां कौन कौन सी पाई जाती है इसमें? नदियां, ठीक है ना। सोन, जोहिला, बनास, गोपर। सोन, जोहिला, गोपर, बनास। सोन, जोहिला, गोपर, बनास। सोन, जोहिला, गोपर, बनास, ठीक है ना, 4 नदियां। और बात मिट्टी की बात करें, किसकी? मिट्टी की बात करें तो इसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? लाल प्लस पीली, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र, अब इसमें प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र जैसे कि फसल उत्पादक क्षेत्र याद कर लेना, जैसे बघेलखंड का जो पठार है इसमें चावल की कृषि सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। मालवा का पठार इसमें गेहूं और सोयाबीन की होती है सर्वाधिक। सतपुड़ा का पठार इसमें मक्का की होती है भाई। अगर मध्य भारत के पठार की बात करें तो इसको सरसों की डलिया कहा जाता है, ठीक है ना, इसलिए सर्वाधिक सरसों उत्पादन होती है मध्य भारत के पठार। बुंदेलखंड की बात करें तो गेहूं व तिल बुंदेलखंड में। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो गेहूं, गन्ना और दाल इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अगर फटाफट में देखें हम जल्दी जल्दी में, जैसे कि मालवा का पठार है, इसका क्षेत्रफल 28% क्षेत्र में पाया जाता है। वही बात करें काली मिट्टी पाई जाती है, फसल सोयाबीन की उत्पादन होती है। प्रमुख नदियां चंबल, माही, क्षिप्रा, पार्वती। और वैसे मालवा की सबसे ऊंची चोटी की बात की थी हमने, शिकार की चोटी है इसी में, ठीक है। और बात करें मध्य भारत का पठार 10.68% क्षेत्रफल इसका जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। सरसों सर्वाधिक फसल है इसमें उत्पादन। प्रमुख नदियां की बात करें चंबल, शीर्षचंद है, इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। बुंदेलखंड के पठार की बात करें 7.7% क्षेत्र में इसका विस्तार है, विस्तृत मिट्टी पाई जाती है। गेहूं व तिल की फसल होती है। केन बेतवा जौहनी नदी होती है यहाँ पर, यहाँ से निकलती है, बहती है ना। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सरदोबा की चोटी है, जिसको 752 मीटर कहा जाता है। सद्भावना की चोटी भी कहा जाता है भाई। पन्ना पठार की बात करें तो 10.38% क्षेत्र है, विस्तृत मिट्टी पाई जाती है। गेहूं चावल फसल होती है यहाँ पे। क्या बोलते हैं केन और टोंस नदियां प्रवाहित होती है यहाँ से। जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही आता है। जबेरा सबसे बढ़िया गुंबद है यहाँ पे, सबसे बड़ा भी है। और वहीं नर्मदा सोन घाटी की बात करें 26% क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल 27% है। जलोढ़ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और वहीं बात करें तो गेहूं और दलहन और गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध फसल है ना नर्मदा और तवा नदी प्रवाहित होती है, सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है ये। वहीं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो 11% क्षेत्रफल में विस्तार है इसका। लेटराइट का छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। मक्का की बात करते हैं हम, फसल है उत्पादित। और वहीं दूधी, देनवा और शक्कर यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ इसी में स्थित है, सतपुड़ा पठार के अंदर आती है। वर्षा भी सबसे ज्यादा यहीं पे होती है पचमढ़ी में, ठीक है ना। और बात करें बघेलखंड पठार की तो 7% क्षेत्र है। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश अधिकता तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। वहीं फसल की बात करें तो चावल की फसल होती है। प्रमुख नदियां की बात करें तो सोन और बिहड़ नदियां प्रवाहित होती है। प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग भी है। चलो दोस्तों, मेरी इस क्लास के साथ ही आगे बढ़ते हैं दूसरी क्लास में। आज हम इस क्लास को यहीं पर आकर के समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।